हेलो बाबू, कैसे हो आप लोग? एकदम मस्त, जबरदस्त और बोले तो झकास। आज के इस वीडियो में साइंस का एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है अपवर्तनांक। इससे पहले मैंने प्रकाश के अपवर्तन को बहुत अच्छे से पढ़ाया, उसका फ्लो चार्ट बनाया था, मतलब बिल्कुल बेहतरीन तरीके से मैंने करवा दिया था। तो आप सबसे पहले आप उसको देखो, उसके बाद आप इसको देखो। ओके, आज हम लोग उसी के बारे में बिल्कुल डिस्कस करेंगे। अपवर्तनांक होता क्या है, बिल्कुल गहराई में जाकर फ्लो चार्ट के साथ पढ़ेंगे, बिल्कुल मजा आ जाएगा। ठीक है ना? फिर लास्ट में इसका देखेंगे क्या डेफिनेशन। तो चलिए देर न करते करते वीडियो स्टार्ट। हेडिंग लगाइए क्या? अपवर्तनांक। अपवर्तनांक, अपवर्तनांक क्या होता है प्लीज जानेंगे। हो गया अपवर्तनांक? अब बहुत बच्चों के माइंड में क्वेश्चन उठता है, अपवर्तनांक होता क्या है? क्यों? आपके मन में, आपके माइंड में भी क्वेश्चन आ रहा होगा, अपवर्तनांक होता क्या है? चलो देखो, जो अपवर्तनांक होता है ना, आपको याद होगा जब मैंने पढ़ाया था प्रकाश का अपवर्तन, तो उसमें क्या था, यह विलंब था। एक लाइट यहां से आ रही थी, प्रकाश की किरण, और यहां से ऐसे निकल जा रहा था। तो अब इस माध्यम, एक माध्यम हमारा ये था और दूसरा माध्यम ये था। इस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगी, इस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगी, उसको कौन बताता है? उसको बताता है अपवर्तनांक। क्या बताता है? अपवर्तनांक बताता है। इसीलिए हम यहाँ पर अपवर्तनांक के बारे में पढ़ेंगे। ओके, ये अपवर्तनांक क्या होता है, क्या बताता है। तो सबसे पहली बात जानो क्या, अपवर्तनांक जो होता है वह माध्यम में, किसी भी माध्यम में प्रकाश प्रकाश की चाल को, प्रकाश की चाल को बताता है। ठीक है ना? प्रकाश की चाल को बताता है। अब माइंड में क्वेश्चन उठेगा, सर माध्यम कितने होते होंगे, क्यों? तो ध्यान से देखो, रही बात माध्यम की, तो बाबू माध्यम होते हैं दो। माध्यम कितने होते हैं? दो माध्यम होता है। पहला होता है आपका क्या, विरल माध्यम, और दूसरा होता है हमारा क्या, सघन माध्यम। विरल माध्यम का मतलब बाबू जिसके कण बड़े दूर दूर है, सब मैंने अपवर्तनांक बता रखा है। अब विरल माध्यम में क्या क्या हो सकते हैं सर? वायु, आपका वायु होगा। ठीक है ना? और इस वायु का अपवर्तनांक कितना होता है? अपवर्तनांक Na बराबर होता है 1.003। इसको लगभग हम एक मान लेते हैं। अब सघन की बात आई, सघन में सर क्या क्या हो सकता है? तो बाबू सघन में आपका कांच भी आएगा, हीरा भी आएगा, और जल भी आएगा। ये तीनों आएंगे, हीरा, कांच और जल आएगा। ठीक है ना? ठीक है सर। अगर अब मैं पूछूं कि बाबू कांच का अपवर्तनांक कितना होगा, बताओ तो कमेंट में। जल का अपवर्तनांक कितना होगा, हीरा का अपवर्तनांक कितना होगा, बताओ फटाफट कमेंट में। देखो, जो अगर बात करूं कांच के अपवर्तनांक की, बच्चे न्यूमेरिकल बड़ा दिक्कत होता है। कांच का अपवर्तनांक हमेशा बेटा याद रखना क्या होता है, एन जी बराबर 1.5 होता है। क्या होता है? 1.5 होता है कांच का अपवर्तनांक। अगर बात करूं हीरे का, तो हीरे का जो अपवर्तनांक होता है बाबू, डायमंड का, वो हो जाता है आपका क्या, 2.43 होता है, सॉरी 2.42 होता है। और जल की बात करूं तो जल का जो अपवर्तनांक होता है एन डब्ल्यू बराबर 1.33 होता है, 1.33 होता है। ये रहा माध्यम। कैसा हो सकता है? तो माध्यम दो हो सकता है, सघन और विरल। हमेशा प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी। ठीक है ना? या सघन माध्यम से विरल, या विरल से सघन, कुछ भी हो सकता है। तो हमने देखा कि विरल माध्यम हमारा कैसा हो सकता है, वायु के फॉर्म में हो सकता है। ठीक, वायु का अपवर्तनांक कितना हो जाएगा? तो 1.003 हो जाएगा। सघन माध्यम की बात करूं तो सघन माध्यम हमारे तीन तरीके से हो सकते हैं, कांच भी हो सकता है, हीरा भी हो सकता है, जल भी हो सकता है। तो जब कांच होगा तो उसका अपवर्तनांक कितना हो जाएगा? 1.5। हीरा रहेगा तो 2.42, और जल रहेगा तो 1.33। यही कारण है कि हीरा सबसे अधिक चमकता है। क्यों? क्योंकि इसका अपवर्तनांक सबसे ज्यादा है, जिसके कारण हीरा सबसे अधिक क्या होता है, चमकता है। ओके, ओके सर। अब मैं बात करने वाला हूं क्या, यहां पे ध्यान से देखो,
अगर मैं बात करूं, इसको जो छोड़ दो, वायु छोड़ दो, अगर इन दोनों में, इन तीनों में बात करूं, किस इन तीनों में विरल माध्यम कौन कहलाएगा? तो अब इन तीनों में विरल माध्यम किसको बोलेंगे? जिसका अपवर्तनांक कम होगा, जिसका अपवर्तनांक कम होगा उसे क्या बोलेंगे? विरल माध्यम। तो इन तीनों में सबसे कम कौन है? ये है, इसको मैंने बोला विरल माध्यम, ये हमारा क्या हो गया? सघन माध्यम। अब इसको हटा दो, अब इन दोनों में विरल सघन कौन हो गया? सर ये हो गया हमारा विरल माध्यम, ये दोनों हो गया सघन माध्यम। चलो इसको हटाओ, तो इसमें सर ये हमारा हो गया विरल माध्यम, ये हो गया हमारा सघन माध्यम। आई थिंक यहां पर आपका सघन माध्यम, विरल माध्यम, हमेशा ध्यान रखना, हमेशा विरल माध्यम आपका वायु ही नहीं होगा। अगर प्रकाश कांच से जल में जा रहा होगा तो जल आपका हो जाएगा क्या? विरल माध्यम, और कांच का हो जाएगा हमारा सघन माध्यम। आई बात समझ? ओके, अब आगे बढ़ते हैं। सर इसके प्रकार कितने होते हैं? तो बाबू देखो, अपवर्तनांक का जब प्रकार की बात करें, प्रकार की, इसके प्रकार होते हैं बाबू दो होते हैं। तो दो होते हैं, हाँ, कौन कौन सा? सर देखो, इसका जो अपवर्तनांक होता है दो होता है। कौन कौन सा? एक होता है हमारा, एक होता है सापेक्ष अपवर्तनांक, सापेक्ष अपवर्तनांक। दूसरा क्या होता है? निरपेक्ष अपवर्तनांक, सापेक्ष और निरपेक्ष अपवर्तनांक, ठीक है। अब सापेक्ष अपवर्तनांक में क्या होता है? प्रकाश सर कहां से कहां जाता है? तो जब सापेक्ष अपवर्तनांक की बात आती है तो इसमें जो प्रकाश होता है, प्रकाश होता है जो, वह सघन से विरल में भी जाएगा और विरल से सघन माध्यम में भी जाएगा। मतलब जब हम सापेक्ष अपवर्तनांक पढ़ेंगे तो उसमें जो प्रकाश जब गति करता है तो कहां से कहां जाता है? तो प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में भी जा सकता है और विरल माध्यम से सघन माध्यम में भी जा सकता है। जैसे कि अगर सघन से विरल में गया तो मान लो हमने माना कि कांच हो गया, अब विरल हमने मान लिया जल हो गया। समझ में आ रहा? बात नहीं आ रहा है? और अगर यहाँ विरल से सघन की बात करूं तो भाई कुछ भी ले लो, आप ले लो क्या? जल, फिर क्या ले लो? कांच। आएगा समझ? लेकिन निरपेक्ष अपवर्तनांक में क्या होता है? इसमें प्रकाश हमेशा विरल से सघन माध्यम में ही जाता है। हमेशा विरल से सघन में जाएगा, और इसमें हमेशा विरल से सघन में जाएगा। तो जब हमेशा विरल की बात आती है तो बापू यहां पर विरल का क्या हो जाएगा? यहाँ पर वायु हो जाएगा, या तो वायु या फिर निर्वात हो जाएगा यहाँ पर। और सघन में इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है। लेकिन निरपेक्ष अपवर्तनांक में हमेशा जो प्रकाश की किरण जाएगी वो विरल से सघन, मतलब वायु से और किसी भी माध्यम में जा सकती है, कांच में जा सकती है, जल में जा सकती है, हीरा में जा सकता है। आई बात समझना? करते हैं क्या? इसको प्रदर्शित किससे करते हैं? तो देखो, अपवर्तनांक को प्रदर्शित करते हैं हम यन से, कहीं कहीं इसको म्यू से भी लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, म्यू से भी लिखते हैं, यन से भी लिख सकते हैं। म्यू से यन से इसको प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। अब आती है इसके सूत्र की बात। इसका सूत्र सर कितना होता है? चलो, तो बाबू इसका जो सूत्र होता है ना वो 3 होता है। कितना होता है? 3 हो सकता है। सर कौन कौन सा 3 होता है? पहला आपका हो जाएगा क्या? यन बराबर साइन आई अपॉन में साइन आर, साइन आई अपॉन में साइन आर। ये जो सूत्र है ना, इसको किसने दिया था? स्नेल के नियम से इस सूत्र को प्राप्त किया गया था। स्नेल के नियम से इस सूत्र को प्राप्त किया जाता है। किसका सूत्र है? अपवर्तनांक का सूत्र है, जिसे स्नेल के नियम से प्राप्त किया जाता है। अब अगला सूत्र मैंने क्या लिखा से? n बराबर c अपॉन बी।
ये जो सूत्र है, इस सूत्र को किसके लिए यूज करते हैं? निरपेक्ष अपवर्तनांक के लिए, निरपेक्ष अपवर्तनांक के लिए। समझ में आया बात? तो निरपेक्ष अपवर्तनांक में सूत्र क्या यूज करेंगे? हम एन बराबर सी बाई वी, इसके लिए हमेशा एन बराबर सी बाई वी। एन सी क्या हमारा? निर्वात में प्रकाश की चाल है। अब यहां से वायु या निर्वात हो सकता है, यहां पर इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। और ये जो सूत्र अब तीसरा लिखवाने जा रहा हूं, वो सूत्र क्या है? तो होता है बाबू N1 N2 बराबर V1 अपॉन में V2। ये होता है सापेक्ष अपवर्तनांक का सूत्र होता है, सापेक्ष अपवर्तनांक का सूत्र होता है। अब इसमें चाहे ये विरल हो सकता है, चाहे ये सघन हो सकता है, चाहे ये सघन हो सकता है, चाहे ये विरल हो सकता है। समझ में आई बात? अब बेटा अगर इसको रिवाइज कर लेते हैं, क्या क्या बताया? सबसे पहले क्या बताया कि अपवर्तनांक हमें बताता क्या है? तो अपवर्तनांक हमें बताता है किसी माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी है। ओके ओके सर। फिर सर माध्यम कितने होते हैं? तो मैंने क्या बताया, माध्यम दो तरीके से होते हैं, एक तो विरल हो सकता है, दूसरा सघन हो सकता है। विरल की बात है, सर विरल क्या क्या हो सकता है विरल के माध्यम के रूप में? तो भाई विरल माध्यम के रूप में आप वायु हो सकता है या फिर निर्वात हो सकता है। अब वायु का सर अपवर्तनांक कितना होता है? 1.003। इसको न्यूमेरिकल में लगभग 1 भी ले लेते हैं। ओके। अब बात आती है सघन माध्यम की। तो सघन माध्यम होते हैं 3, कांच भी हो सकता है, हीरा भी हो सकता है और जल भी हो सकता है, ठीक है। अब हीरा यानी कांच का अपवर्तनांक कितना हो जाएगा? 1.5, हीरा का 2.42, जल का 1.33, ठीक है ना। अब आती है बात कि सर अपवर्तनांक के प्रकार कितने होते हैं? तो मैंने बताया अपवर्तनांक के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? सापेक्ष अपवर्तनांक और निरपेक्ष अपवर्तनांक। सापेक्ष अपवर्तनांक में क्या होता है? सापेक्ष अपवर्तनांक प्रकाश हमेशा सघन से विरल या फिर विरल से सघन में जाता है। लेकिन बात को निरपेक्ष माध्यम में, निरपेक्ष अपवर्तनांक में, तो निरपेक्ष अपवर्तनांक में क्या होता है? इसमें प्रकाश हमेशा विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है। विरल माध्यम में हमेशा वायु, मतलब कहने का मतलब क्या है? निरपेक्ष अपवर्तनांक में हमेशा प्रकाश वायु या निर्वात से ही होकर जाएगी, और बाकी या तो कांच में जा सकती है, या फिर हीरा में जा सकती है, या फिर जल में जा सकती है। इन तीनों में से किसी में जाएगी, वायु से होते हुए। ओके। फिर बात आया कि सर इसको प्रदर्शित किससे करते हैं? तो मैंने बताया म्यू से लिखो या फिर स्मॉल एन से लिख लो। अब आई थी बात सूत्र की, तो मैंने इसका सूत्र 3 होता है। एन बराबर साइन आई अपॉन साइन आर। इस सूत्र को स्नेल के नियम से प्राप्त किया गया था। सूत्र अगला ये एन बराबर सी बाई वी। बाबू ये सूत्र हमेशा निरपेक्ष अपवर्तनांक के लिए यूज किया जाता है। इसमें हमेशा ये जो सी होता है प्रकाश की चाल होती है, वी हमारा कोई और माध्यम। मतलब कहने का मतलब क्या है? मतलब इसमें प्रकाश हमेशा वायु से किसी अन्य माध्यम में जाएगी, मतलब ये बात कहा गया है। लेकिन अगर बात करूं इस वाले सूत्र की, तो बाबू ये सापेक्ष अपवर्तनांक का सूत्र होता है। इसमें चाहे ये विरल माध्यम हो सकता है, चाहे सघन माध्यम हो सकता है, चाहे सघन माध्यम, चाहे विरल माध्यम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आई होप यहां पर आपको अपवर्तनांक से जुड़ी छोटी छोटी बातों के बारे में पता चला होगा। इसको आप नोट करो। अब देखते अब इसका डेफिनेशन देखते पहले अपवर्तनांक किसे कहते हैं, ठीक है ना। अपवर्तनांक का डेफिनेशन क्या होता है? जब प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है या जाता है, तो पहले माध्यम में प्रकाश की चाल का दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं।
अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है ना। इसे स्मॉल n या म्यू से प्रदर्शित करते हैं। स्नेल के नियम से क्या हो जाएगा, n बराबर साइन आई अपॉन में साइन आर। ओके, अब आता है इसका प्रकार, तो लिखते हैं अपवर्तनांक के प्रकार। यह दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? पहला हो जाएगा सापेक्ष अपवर्तनांक, दूसरा निरपेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है ना। अब यहां पर आते पहले सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है। सापेक्ष अपवर्तनांक मैंने क्या होता है सापेक्ष अपवर्तनांक में, इसमें प्रकाश हमेशा सघन से विरल में भी जा सकती है या फिर विरल से सघन में भी जा सकती है। तो यहां लिख देंगे क्या, किसी एक माध्यम में प्रकाश की चाल v1 तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल v2 के अनुपात को सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है ना। फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, 1n2 बराबर v1 अपॉन में v2 हो जाएगा। अब इसमें क्या होगा, अब v1 हमारा सघन भी हो सकता है, विरल भी हो सकता है, v2 हमारा सघन भी हो सकता है, विरल भी हो सकता है। इसलिए मैंने यहां लिख दिया कि किसी एक माध्यम में प्रकाश की चाल v1 तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल v2 के अनुपात को क्या बोलेंगे हम लोग, सापेक्ष अपवर्तनांक बोलेंगे। ओके, अगला क्या है, निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, यानी कि वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल c तथा किसी अन्य माध्यम में प्रकाश की चाल v के अनुपात को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है ना। इसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो n बराबर हो जाएगा c अपॉन में b, जहां c क्या है आपका, निर्वात प्रकाश की चाल और v क्या हमारा किसी माध्यम प्रकाश की चाल हो सकता है। ठीक है ना। तो यहां पर ये रहा डेफिनेशन। तो कहने का मतलब क्या है कि यार हमेशा प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी। तो जब जाएगी तो कंडीशंस दो हो सकता है कि अगर हमेशा लाइट वायु से किसी और माध्यम में जाएगा तो उस सिचुएशन में हमेशा निरपेक्ष अपवर्तनांक को निकालेंगे, और जब लाइट हमेशा किसी वायु को छोड़कर कोई और माध्यम होगा, या पानी से जल से कांच में गया, या कांच से जल में गया, या फिर कोई और माध्यम आप यूज कर लोगे, तो उस सिचुएशन में हम सापेक्ष अपवर्तनांक को यूज करने वाले हैं। आई ना बात समझ। तो यहां पर आपको समझ में आ गया होगा, इसको आप लिख लीजिए, एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप जो फ्लो चार्ट है उसको ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि उसमें एमसीक्यू क्वेश्चन मिल जाते हैं। ठीक है ना। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।